गाड़ी जिस पुराने ज़माने के बड़ी बड़ी मेहराबों वाले मकान के सामने रुकी थी, उसे देखकर ही आमना ने बड़ी शिकवा निगाह शौहर पर डाली, जो नज़र चुरा कर जल्दी से गाड़ी बंद करता बाहर निकल खड़ा हुआ। उसे भी पैरवी करनी पड़ी। घर इर्द गिर्द नए तर्ज के खूबसूरत मकान के दरमियान और भी खस्ता हाल लग रहा था। सजाद गाड़ी की डिग्गी से सामान निकालने लगा तो घर को फिर एक नज़र भर कर देखकर आमना कहे बगैर रह ना सकी। ये घर है जिसकी तारीफों के बोल तुम बांट रहे थे। देखने में ही कितना पुराने तर्ज का टूटा फूटा मकान लग रहा है। सजाद ने डिग्गी की आड़ में चेहरा छुपाकर कान खुजाया। पड़ोस के मकान से एक अधेड़ उम्र आदमी अपनी धुन में निकला। इन्हें देखकर ठटक कर रह गया। यार, अंदर से बहुत बेहतरीन घर है, सजा हुआ है। ज़रूरत की हर चीज़। आजकल ऐसे घर नहीं मिलते, तुम्हें पता है ना। इस्लामाबाद में इतना घर वो भी 50,000 से कम में नहीं मिलता। सजाद डिग्गी से बैग निकाल कर घूम कर आमना के पास आया। अंदाज पुरजोश था कि आमना को लगा अभी यहीं नाचना शुरू कर देगा। वो मुंह बनाए घूरती रही। तो हमें क्यों मिला है इतने सस्ते में, ये नहीं सोचा। देखने से ही खस्ता लगता है, छतें गिरने को तैयार लगती हैं। आमना ने जताया तो सजाद घबरा गया। अच्छा, अंदर तो चलो, अभी गुजारा कर लो, हम बाद में बदल लेंगे। 1-2 महीने इसी घर में रहते हैं। मेरा दफ्तर इसी घर से करीब है। सबसे अच्छी बात तो यही है ना। उसने आगे बढ़कर गेट का ताला खोला। आमना कंधे झुकाकर अंदर दाखिल हो गई। सजाद गाड़ी के पास से बड़ा सा बैग उठाकर घर पे दाखिल होने लगा। अभी पहले ही कदम रखा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो बुरी तरह चौंक गया। सफ़ेद बालों वाले बुर्राक सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस ज़मान साहब बहुत घबराए हुए अंदाज में दिख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सजाद है। सजाद ने बैग रख कर गर्मजोशी से हाथ बढ़ाया। वालेकुम अस्सलाम, मैं ज़मान हूँ। ज़मान साहब ने बेताबी से बात काट दी। ये घर आपने ख़रीदा है? सजाद मुस्कुरा दिया। नहीं अंकल, ये हमने किराए पर लिया है। यहाँ पिंड इस्लामाबाद में ही रहते हैं। वो न जाने क्या जानना चाह रहे थे। नहीं, मैं कराची से यहाँ ट्रांसफ़र होकर आया हूँ। ये कहते साथ ही सजाद को अपनी गलती का एहसास हुआ कि एक अनजान शख्स को बता दिया कि परदेसी हूँ। उसने दांतों तले ज़ुबान दबा ली। वही तो, ज़मान साहब का अंदाज़ा दुरुस्त निकला। ये घर इतना बदनाम हो चुका है कि पिंडी इस्लामाबाद के लोग तो इस मकान के करीब भी नहीं भटकते। आप अनजान हैं इस शहर में। जबी भट्टी साहब ने आपको ये मकान टकरा दिया है। सजाद की पेशानी पर उलझन की शकन पड़ी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं आपकी बात। ज़मान साहब गहरी सांस लेकर सजाद के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, ये मकान फ़ौरन छोड़ दो। यह सेबज़दा है। यहाँ कोई 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता। सामान तक छोड़कर लोग भाग जाते हैं, और जो यहाँ रह भी गया उसके घर का कोई ना कोई फ़र्द उसरार तरीके से गायब हो जाता है। सजाद ने गुस्से से उनका हाथ कंधे से हटाया। क्या बकवास है, ये मैं नहीं मानता। इन फजूलियात को हमें भट्टी साहब ने बताया था। क्या रहने वाले ख़ानदान की एक बच्ची गायब हो गई थी। उसकी बात पर ज़मान साहब बेचैन हो उठे। मैं यहाँ 30 साल से ज़्यादा रह रहा हूँ। वो बच्ची मेरी बेटी की सहेली थी। मेरी आंखों के सामने पली बड़ी थी। ये घर भी ठीक था। उसको दोबारा तामीर कराने के लिए फुरकान साहब ने सेंध के बीच में लगा दरख्त कटवा दिया। मेरी बच्ची और वो बच्ची इस दरख्त पर झूला डालकर झूलती थी, मगर जब दरख्त कट गया तो अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे। सजाद उनकी फजूल बातों को इससे ज़्यादा नहीं सुन सकता था, सो बात काट कर हाथ उठा कर बोला, बस कीजिए अंकल, मुझे इन फजूलियात पर यकीन नहीं है। पुराने मालकान की बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं। उसकी बेजारी पर भी ज़मान साहब ने बात जारी रखी। यूँ लगता था वो खौफज़दा हैं। एक ही सांस में सब बता देना चाहते थे। उनकी बेटी अपनी दादी के साथ घर में अकेली थी। घर वाले कहीं गए हुए थे। मेरी बच्ची भी उसी के साथ थी। उसी के साथ रात को ठहरी थी। रात को उसने भी देखा बच्ची की दादी उसे बुलाने आई। उनके साथ सहन में गई, मगर जब उसे
گئے کافی دیر ہو گئی تو میری بچی اسے ڈھونڈتی صحن میں آئی تو صحن میں کوئی نہ تھا، اور جب وہ اندر کمرے میں گئی تو بچی کی دادی بے خبر سو رہی تھی۔ سجاد نے بدتمیزی کی انتہا کرتے ہوئے سر جھٹکا اور ان کی بات درمیان میں ہی چھوڑ کر اٹھ کر اندر جانے لگا، مگر زمان صاحب پھولی سانسوں کے ساتھ تیز تیز قصہ سناتے چلے گئے۔ سجاد ان کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا تھا، مگر آخری بات پر ٹھٹکا اور فطری تجسس سے مجبور ہو کر پوچھ لیا۔ پھر دادی نے کہا کہ وہ تو نہیں بلانے آئی تھی، بہت تلاشا۔ پھر انہوں نے بچی کو تلاش کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا، مگر اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ایک عامل نے بتایا کہ اس درخت پر جنات کا خاندان آباد تھا، درخت کاٹنے سے ان کا نقصان ہوا ہے اور وہ بدلے کے طور پر اس گھر سے ایک فرد کو لے گئے ہیں۔ اب یہ گھر ان کا ہے، جو یہاں رہے گا یہ اس پر حاوی ہوں گے۔ ان کی کہانی سے متاثر ہونے ہی لگا تھا کہ بھٹی صاحب کی ایک بات یاد آئی۔